गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया था और एक चार्ट भी एक्सप्लेन किया था जो कि शो कर रहा था कि एटमॉस्फेरिक एयर में या एल्वियोलाई में या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना और कैसा रहता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक्चुअल एक्सचेंज कैसे हो रहा है वो बताते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था लास्ट क्लास में कि पार्शियल प्रेशर जो है वो ड्राइविंग फोर्स होता है डिफ्यूजन के पीछे। ठीक है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे हो रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है। ठीक है, तो गैसेस का जो डिफ्यूजन है उसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है वो पार्शियल प्रेशर है, वो मैंने आपको बताया था। बट एक्चुअल जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे होता है आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताया था कि एल्वियोलाई जो होता है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्वियोलाई जो है वहीं पर जो है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, अब एल्वियोलाई के अंदर ऐसा क्या है कि उसी में गैसियस एक्सचेंज इजीली पॉसिबल होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो एल्वियोलाई की जो वॉल होती है, ठीक है, वो एक सेल थिक होती है, मतलब कि सिंगल सेल्स के एक लेयर से जो है एल्वियोलाई की वॉल बनती है। ठीक है, उसके बाद एल्वियोलाई क्योंकि एक सेल थिक होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है, सिमिलरली जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उनकी भी थिकनेस बहुत कम होती है, वो भी एक सेल के लेयर से बने हुए होते हैं, तो उनकी वॉल भी एक सेल थिक होती है। तो एल्वियोलाई की जो वॉल है और जो ब्लड कैपिलरी की वॉल है दोनों बिकॉज वेरी थिन होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे इजीली गैसियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब जब हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो जो एल्वियोलाई की वॉल है और जो ब्लड कैपिलरी की वॉल है, ठीक है, ये दोनों मिलकर के एक रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं। अब एक और चीज़ है कि दोनों के बीच में कुछ तो खाली स्पेस होगा। ठीक है, तो उस खाली स्पेस में जो है कुछ बेसमेंट मटेरियल या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बात करें तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, ठीक है, वो 3 लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस है मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। पहली लेयर क्या होती है? पहला होता है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, फर्स्ट वन। ठीक है, सेकेंड वन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई के जस्ट बाद में क्या रहता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ओके, वी आर हैविंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड वी आर हैविंग द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, first layer we are having the squamous epithelium of alveoli, second we are having the basement membrane and third we will be having the endothelium of blood capillaries। तो स्क्वामस एपिथेलियम और एंडोथेलियम दोनों के बीच में सैंडविच किसका रहेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन का सैंडविच रहेगा। ठीक है, अब ये जो तीनों लेयर्स हैं ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं। तो इनका कुछ तो मेजरमेंट होगा, तो मेजरमेंट क्या होता है? लेस देन 1 mm। ठीक है, 1 mm से भी कम। ठीक है, तो लेस देन 1 mm जो है इसका क्या बोलना चाहिए, थिकनेस होता है। ठीक है, तो इतनी कम थिकनेस होने की वजह से जो है 1 mm से भी कम थिकनेस होती है। तो इतनी कम थिकनेस होने की वजह से क्या होता है कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो इजीली पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब हम लोग गैसियस एक्सचेंज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इसकी भी तो कुछ कैपेसिटी होगी, है ना, कि भाई इतनी गैस उसके थ्रू एक्सचेंज हो सकती है या इतनी गैस उसके थ्रू पास हो सकती है ना।
तो ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस की कैपेसिटी होती है, ठीक है, इस कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस की डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने की या डिफ्यूजन को अलाउ करने की कुछ कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है उसका कुछ तो डेफिनेशन होगा, है ना, किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है इट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट diffuses through the membrane ठीक है, per minute through the membrane per minute for a pressure difference of 1 mmHg. Okay, this is the definition of diffusing capacity, the volume of gas that diffuses through the membrane per minute for a pressure difference of 1 mmHg. ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका भी कुछ सैचुरेशन लेवल है कि भाई इससे ज़्यादा जो है मैं गैसियस एक्सचेंज जो है नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सो दैट लिमिट और दैट सैचुरेशन लेवल इज नोन एज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी तो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका भी कुछ सैचुरेशन लेवल होगा। ठीक है, तो सैचुरेशन लेवल एक्सप्लेन कर दिया, पार्शियल प्रेशर एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्चुअल एक्सचेंज कैसा होता है। ठीक है, जो मैंने पार्शियल प्रेशर के टाइम पे आप लोगों को जो चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, मेंशन किया था, उसमें हम लोगों ने क्लियरली देखा था कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या था, 104 था, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 था। ठीक है, और टिश्यूज़ के अंदर जा कर के जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था वो 40 हो जा रहा था, है ना। तो पार्शियल प्रेशर में चेंज आने की वजह से या पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो पा रहा था। ठीक है, तो अब गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा था, लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जैसे एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 था, जब एल्वियोलाई में हम लोग जब ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करने पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया था, 95 हो गया था। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जहाँ पर एक्सचेंज होना है, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एल्वियोलाई के पास आता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो जाता है, वो 45 हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस दिखता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ होकर के किस में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर जो है 45 मान के चलते हैं, ब्लड के अंदर जो है 95 अगर हम लोग मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब ये ब्लड टिश्यूज़ पे जाता है तो टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कम होता है, 40 होता है, और यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से डिफ्यूज़ आउट होगा और टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ इन हो जाएगा, मतलब सेल्स तक चला जाएगा। ठीक है, अब वाइसे वर्सा किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं या जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड में कम होता है। ठीक है, तो टिश्यूज़ तक जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को उसने क्या कर दिया, टिश्यूज़ में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर क्या होगा
कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो तो कम हो ही गया, ठीक है। अब उसी ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी लाना है टिश्यूज से, ठीक है। तो वही ब्लड जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ऑक्सीजन को डिपॉजिट कर देता है, उस टाइम पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कि सेल्स या टिश्यूज जो हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहेगा और ब्लड में कम रहेगा। तो टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ आउट होगा और वो कहाँ पर जा कर के डिपॉजिट हो जाएगा, वो ब्लड में हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लड के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हायर रहता है, 45 mm पर Hg रहता है, ठीक है। तो 45 mm पर Hg उसका पार्शियल प्रेशर है। अब वो इंक्रीज़ हो गया पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस गैसियस एक्सचेंज के लिए एल्वियोलाई तक आता है, तो एल्वियोलाई में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, 40 रहता है ना, और ब्लड में जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ आउट होकर के एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से फिर हम लोग उसको एक्सहेल करके जो है हमारे बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस रहने की वजह से क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात किया था कि एक्सचेंज कैसे हो रहा है। अब हम लोग को क्या बात करना है कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इंडिविजुअली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल फंडामेंटल बात है, आपको सबको पता है कि गैसेस का जो एक्सचेंज है या गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है डिज़ोल्व फॉर्म में और एक होता है हीमोग्लोबिन के हेल्प से, जो कि उसके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो जो पहला टाइप है यानी कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट डिज़ोल्व फॉर्म में होता है ना। डिज़ोल्व्ड फॉर्म में जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है तो मान के चलते हैं अगर हम लोग 100% ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, पहले तो ऐसा होता नहीं है कि हम लोग 100% ऑक्सीजन ब्रीथ करें, क्योंकि उसका भी कुछ सैचुरेशन लेवल है। मतलब ब्लड जो है वो सिर्फ 95% ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ब्लड कभी भी 100% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है। तो ये कहना कि ब्लड जो है 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ये वायबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ के चलें कि 95% ही जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ठीक है। अब अगर हम लोग पॉसिबली मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हम लोग मान लें कि ब्लड जो है 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो उस 100% में से 3% ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। 3% ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और बाकी जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? बाकी ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, ठीक है। तो सेकेंड टाइप जो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पहला तो डिज़ोल्व फॉर्म में हुआ, ठीक है, और दूसरा किस फॉर्म में होगा? एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तब वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो है मेजर ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका?
ऑक्सीजन का। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी को डिटेल में बात करें कि एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ये पढ़ा हुआ है कि भाई हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मेजर टॉपिक है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे कि आप लोग अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँ हीमोग्लोबिन जो है वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, Fe2+। इसके 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। 4 मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट है, Fe+2 के, और हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये जो आयरन के 4 यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, हर आयरन के मॉलिक्यूल में कैपेसिटी होती है कि वो कम से कम, ठीक है, हर आयरन के मॉलिक्यूल में कैपेसिटी होती है कि वो कम से कम जो है 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल एक साथ एक हीमोग्लोबिन का जो पिगमेंट, अगर हम लोग बोलें उसको, एक हीमोग्लोबिन का जो पिगमेंट है वो एक साथ 8 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, पहले किसके साथ बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, कैसे, Hb यानी कि हीमोग्लोबिन प्लस O2। ठीक है, क्या बनाता है, HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन का जो साइन है वो बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है इस तरीके से कंबाइन करते, एक दूसरे से इस तरीके से बाइंड करते हैं कि इनका डिसोसिएट होना जो है वो बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इजीली कंबाइन भी कर सकते हैं और इजीली डिसोसिएट भी कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा साइन मैंने बनाया है। ठीक है, तो बाइंड होने का काम जो है वो कहाँ होता है, लंग्स में होता है, और डिसोसिएट होने का काम कहाँ पर होता है, टिश्यूज़ में होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो टिश्यूज़ के अंदर जब एक्सचेंज होता है तो वहाँ पे ये दोनों डिसोसिएट करेंगे, और बाइंड कब करेंगे, जब वो लंग्स के अंदर होंगे जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि हायर पार्शियल प्रेशर में रहता है एल्वियोलाई में, तो वो क्या है, इजीली बाइंड कर जाता है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर में डिफरेंसेस होते हैं, तो जो इसके पहले मैंने आपको समझाया कि पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यूज़ तक जा करके फिर वहाँ पे जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हुआ वापस जो है लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए आता है ना। ठीक है, अब अगर हम लोग हीमोग्लोबिन के कंटेंट के बारे में बात करें, तो कोई भी जो नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन की बॉडी में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो हो सकता है। ठीक है, कितना, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो किसी नॉर्मल पर्सन की बॉडी में हो सकता है। ठीक है, अब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन तो है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कितनी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की। ठीक है, अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है, मैं HB लिख रही हूँ शॉर्ट में, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो एक बार में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 1.34 ml। ठीक है,
1 ग्राम हीमोग्लोबिन एक बार में 1.34 ml ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऑन एन एवरेज मान ले हम लोग तो 100 ml, ठीक है, अगर हम लोग ऑन एन एवरेज मान रहे हैं, ठीक है, तो 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड विल कैरी अबाउट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 ग्राम HB एट वन टाइम कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 ml of blood is approximately supposed to carry 20 ml of oxygen at any one given time। ठीक है, ठीक है। अब जब ब्लड में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे आ जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तब क्या है, उस कंडीशन में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 100 ml ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन यही ब्लड जब टिश्यूज़ तक जाता है, टिश्यूज़ तक जाने के बाद में वहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर देता है, एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन का, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसके अंदर कितना होता है ऑक्सीजन का लेवल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट रह सकता है, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है गिर जाता है और वो हो जाता है 14.4 ml। ठीक है, तो 14.4 ml को अगर हम लोग 20 ml से माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगर 14.4 ml को 20 ml से हम लोग माइनस कर देते हैं तो ओवरऑल अगर हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू देखें तो 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो अप्रॉक्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वैल्यू था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वैल्यू था। ठीक है, तो अगर उसमें से हम लोग इसको माइनस कर देते तो 100 ml ऑफ ब्लड जो है वह अप्रॉक्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को एक बार में कैरी कर सकता है, एक्सचेंज करने में उसको फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक है, तो I'll write clearly deoxygenated blood जो है it will hold 14.4 ml of O2, तो अप्रॉक्स क्या लिखा था हमने, 100 ml of blood will carry approx 5 ml of O2। ठीक है, so these are the different values of the oxygen that is carried by the hemoglobin in the blood। ठीक है, so I hope that this much is clear to you। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड होने की वजह से क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और ऑक्सीजन की डिमांड होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का, कंबाइन होने का और डिसोसिएशन होने का जो रेट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, इवेंचुअली इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ नोन एज द बोर इफेक्ट। ठीक है, दैट इज नोन एज द
बोर इफेक्ट। ठीक है, अब बोर इफेक्ट होता क्या है? ठीक है, बोर इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है कि जब जो टिश्यूज़ एक्टिव होते हैं, जिनके अंदर एक्टिवली रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, वो चलते रहता है, तो उनमें क्या है, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी कंटिन्यूसली बनते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्रोसीड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियस है उसमें बनता जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से क्या होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में या वाटर में ईजिली डिजॉल्वेबल होता है। ठीक है, हम लोग जो सोडा पीते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि उसके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ही गैस क्यों डाली जाती, कोई और गैस क्यों नहीं डाल सकते? पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेस हार्मफुल है बाकी गैसेस के कंपैरिजन में। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर से एफिनिटी ज़्यादा होती है, वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे एक्टिव सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बनते जाता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल से बाहर निकलता है, सेल से बाहर निकल के ये इजीली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, और उसके साथ साथ ये ब्लड सेल्स के अंदर, मतलब आरबीसीज के अंदर जो है इजीली एंटर कर जाता है। ठीक है, तो जब आरबीसीज के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो जाती है, तो आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट इजीली बना लेता है। ठीक है, अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आरबीसीज के अंदर बना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आरबीसीज के बाहर निकलता है, प्लाज्मा में जाता है, और प्लाज्मा में जा करके ऑक्सीजन के ऊपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होने से ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसकी रेट जो है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जितने जल्दी हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करेगा उतने जल्दी वो सेल्स के अंदर जाएगा, और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा जल्दी आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है, या कार्बन डाइऑक्साइड की जो वाटर के साथ एफिनिटी है, उसके वजह से भी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या फास्ट हो सकता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज द बोर इफेक्ट। ठीक है, अगर इसका मैं डेफिनेशन आप लोगों को देना चाहूँ तो डेफिनेशन में हम लोग कुछ सेंटेंसेस में लिख देती हूँ आपको। इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है बिकॉज ये एक फिनोमिना है, एक इफेक्ट है, तो आई एम राइटिंग द होल थिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, इन एक्टिव टिश्यूज there is increased concentration of CO2 which increases H plus ion। ठीक है, CO2 reacts with H2O to form carbonic acid। These factors induce oxyhemoglobin to give up more oxygen। ओके, दिस इज नोन एज द बोर इफेक्ट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा उतना ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड क्या कर रहा है,
वो ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है सो दैट ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट हो जाए और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा टिश्यूज़ तक पहुंच सके. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज द बोर इफेक्ट. ठीक है. सो नाउ विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. आई होप दैट दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट या कुछ भी कन्फ्यूजन आती है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग with the transport of carbon dioxide. Okay, so till then if you are having any doubts you can ask me. Thank you.